everyone, welcome to lecture 10 of macroeconomics for class 12. लास्ट लेक्चर में हमने नेशनल इनकम की एक डिफरेंट डेफिनेशन देखी थी। इस बार हम एक डिफरेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन पुरानी वाली डेफिनेशन से ज्यादा सिंपल है, सो फॉर योर एग्जाम आप इसे याद रखेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। This reads, national income is the sum total of factor incomes earned by normal residents of a country during the period of an accounting year। ठीक है, इस डेफिनेशन में दो की टर्म्स हैं, एक है आपका फैक्टर इनकम और दूसरा है आपका नॉर्मल रेजिडेंट। नाउ आप सब ज्यादा समझदार बच्चे हैं तो आपको नेशनल इनकम भी पता है वेरी क्लियरली, और आपको नॉर्मल रेजिडेंट का भी आइडिया है क्योंकि पिछली डेफिनेशन में भी हमने थोड़ा बहुत नॉर्मल रेजिडेंट्स को डिस्कस किया हुआ है। फैक्टर ऑफ इनकम आता कहाँ से है? वी नो हाउसहोल्ड सेक्टर फैक्टर इनकम का सोर्स होता है। कैसे? क्योंकि दे आर दी ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में ही हमें क्या मिलती है? फैक्टर इनकम या फिर फैक्टर पेमेंट्स। तो हमें फैक्टर इनकम भी पता है और ट्रांसफर इनकम भी पता है, और ये भी पता है कि नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम इंक्लूड होता है जबकि ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होता है। क्यों इंक्लूड नहीं होता है? क्योंकि ये अनअर्न्ड इनकम होती है, इसके बदले में आप कोई सर्विस रेंडर नहीं करके आते हो, राइट? जबकि फैक्टर इनकम के बदले में आप अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज सामने वाली पार्टी को देते हो जिसके बदले में आपको इनकम मिलती है। यहाँ पे आप कुछ नहीं करते हो, आपको बस इनकम ट्रांसफर हो जाती है, इसीलिए हम इसे यूनिलेटरल पेमेंट्स भी कहते हैं, राइट? अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, ठीक है, विच इज लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर या फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आप लेबर प्रोवाइड करते हो तो आपको वेजेस मिलती हैं, ठीक है। जब आप लैंड प्रोवाइड करते हो तो आपको रेंट मिलता है इन फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम। जब आप कैपिटल देते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योरशिप देने पे आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका टर्म था नॉर्मल रेजिडेंट्स, इसके बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा पता है। सो नॉर्मल रेजिडेंट is said to be the one who ordinarily reside in the country concerned and whose center of economic interest lies in that country। दो बातें हैं यहाँ पे। पहला, उसको रिजाइड करना होगा कंट्री में 1 ईयर या फिर उससे ज्यादा समय के लिए। दूसरा, उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाई करने चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है वेयर उसके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट लाई करें, ठीक है, एक सिग्निफिकेंट स्केल पे। ऑलराइट, अब हमारे पास नॉर्मल रेजिडेंट्स के कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशंस हैं। सबसे पहली चीज कि नॉर्मल रेजिडेंट जो होता है आपका, वो या तो इंडिविजुअल हो सकता है या फिर वो इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा, जरूरी नहीं है कि देसी आदमी ही, मतलब somebody who is residing in India, एक इंडियन ही नॉर्मल रेजिडेंट हो, राइट? ये भी पॉसिबल है कि कोई फॉरेनर जो इंडिया में रह रहा हो 1 ईयर या उससे ज्यादा के लिए और उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस कंट्री में लाई करते हो, तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, राइट? तीसरी चीज क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। रिमेंबर जब हमने बात की थी अभी कि इंस्टीट्यूट्स भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हो सकते हैं, तो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि WHO और IMF, अगर वो कंट्री में हैं हमारी, तो वो हमारे ये इंस्टीट्यूट्स नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते हैं। बट अगर हमारे कंट्री का
कोई इस इंस्टीट्यूट में काम करता है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा। क्लियर? चौथी चीज, इफ somebody इज ट्रैवलिंग इन इंडिया, कोई फॉरेनर ट्रैवल कर रहा है, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया है, मेडिकल टूरिज्म के लिए आया है, या फिर स्पोर्ट्स पर्पस से आया है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री सॉरी नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, क्रू मेंबर्स हैं, फ्लाइट अटेंडेंट्स, शिप्स एक्सेट्रा, ये भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। तीसरी चीज, फॉरेनर्स हु आर एम्प्लॉयज ऑफ नॉन रेजिडेंट कंट्री, अगर कोई फॉरेनर है, वो नॉन रेजिडेंट एंटरप्राइज का एम्प्लॉय है, तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। राइट। पांचवी बात, अगर कोई बॉर्डर वर्कर है, ठीक है, अ पर्सन हु क्रॉसेस द बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज, अरे इस आदमी को किधर भेजूं, किधर भी भेजूंगी विवाद हो जाएगा। सो बेसिकली अगर एक सोल्जर है जिसको अक्सर इधर से उधर आना जाना पड़ता है, ठीक है, तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, वो अपनी ओरिजिन कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। राइट। अगेन, अगर कोई ऑफिशियल डिप्लोमैट या मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं ऑफ अ फॉरेन कंट्री, तो ये एक्सेप्शनली दे विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग। ये बिलोंगिंग, सपोज करिए ये जापान के हैं, तो ये जापान के ही नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे, है ना। अब देखो, इतनी सारी बातें तो क्लियर हो गई। अब एक बार हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि क्या क्या नॉर्मल रेजिडेंट्स में आएगा और कौन कौन नहीं आएगा, इससे हमें ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, दे विल बी नॉर्मल रेजिडेंट्स। इंडियंस एम्प्लॉयड WHO में अगर कोई इंडियन एम्प्लॉयड है विच इज लोकेटेड इन इंडिया, वो भी आपका नॉर्मल रेजिडेंट होगा। ऑलराइट, मैं पेन का एक सेकंड साइज छोटा कर लूं। तीसरा, लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ IMF इन इंडिया, अगर कोई लोकल है, जैसे वो अभी हमने बात की थी ना, वो आंटी अगर IMF में काम कर रही थी, तो वो यहाँ की, मतलब वो नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएंगी, बट वो इंस्टीट्यूट नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। एम्बेसडर फॉर इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। अभी हमने पढ़ा था ना, ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स, मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये कहीं भी फॉरेन कंट्री के, ये कहीं भी रहेंगे। ठीक है। अब बाहर के देश के लिए इंडिया फॉरेन है ना, तो अगर ऐसे व्यक्ति जो एम्बेसडर हैं इंडिया के फॉरेन कंट्री में, तो वो वहां के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे, भले ही वो 1 साल से ज्यादा का समय बिता रहे हो वहां पे, वो नॉर्मल रेजिडेंट होंगे हमारे ही। लास्ट, द फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा अगर कोई फॉरेन सिटीजन रह रहा है, अदर देन एक्सेप्शंस क्या थे, हमने पढ़े थे ऑब्जर्वेशंस में, स्टडीज या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या फिर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया हो, एक्सेट्रा। नॉन रेजिडेंट्स के एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा या फिर जापान, ये नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया होंगे। भले ही इंडियन एम्बेसी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, बट उसमें काम कर रहे जो फॉरेनर्स हैं वो हमारे रेजिडेंट नहीं होंगे, दे विल बी नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। दूसरा, फॉरेनर्स वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, ये भी नॉन रेजिडेंट होंगे। द जर्मन वर्किंग एज डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ IMF लोकेटेड इन इंडिया, अगेन इसी का जस्ट ऑपोजिट। तीसरा, अगर एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर का कोई, जापान का कोई एम्बेसडर इंडिया में आया है, तो वो नॉन रेजिडेंट है इंडिया का। ठीक है। द फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, दे विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, लेस देन 1 ईयर है तब तो वैसे ही वो रूल आउट हो चुका है। ऑलराइट।
अभी हम नेक्स्ट बात समझते हैं विच इज डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट। देखो ये एग्रीगेट से पहले मैं समझा रही हूँ, इसका एक रीजन है क्योंकि उस वक्त हमें उतना टाइम नहीं मिल पाएगा इस चीज को डिटेल में समझने का। तो मैक्रो लेवल पे दोनों ही कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, बीट डोमेस्टिक और बीट नेशनल कॉन्सेप्ट। लेट मी यस, जब हम डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट को यूज करके हमारी इनकम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम उसे डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, और जब हम नेशनल कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो हम उसे नेशनल इनकम बोलते हैं। दोनों ही सिचुएशंस में वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये सारी बातें कैलकुलेट होती हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस इज डोमेस्टिक इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी राइट इट। डोमेस्टिक इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर्स ऑफ इनकम, जो कि अभी हमने पढ़ा। ठीक है, लेट्स डिनोटेड बाय डब्ल्यू आर, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट generated within the domestic territory of country, नो मैटर कौन उसे प्रोड्यूस कर रहा है, बीट नॉर्मल प्लस नॉन रेजिडेंट। ठीक है, ये हमारा डोमेस्टिक इनकम दिखा रहा है। जबकि जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो ये सारी बातें तो कैलकुलेट हो रही हैं वहां पे भी। ठीक है, दीज थिंग्स आर गेटिंग कैलकुलेटेड, बट एडिशनली ये एट्रीब्यूट करता है नॉर्मल रेजिडेंट्स को, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, नो मैटर वेयर दे आर लोकेटेड। ठीक है, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में हो, चाहे वो आउटसाइड हो। ठीक है, ये नेशनल कॉन्सेप्ट है और ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है। इसीलिए आई हैव टोल्ड यू कि वो जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है लास्ट लेक्चर में वो जीएनपी डिनोट कर रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात? आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी होती है प्लस कोई भी जनरेट करे, नॉर्मल रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट। जबकि नेशनल में क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री होने चाहिए, अब वो कहीं भी प्रोडक्शन करें, चाहे डोमेस्टिकली करें चाहे आउटसाइड करें। ऑलराइट, एक दूसरी बात, डोमेस्टिक टेरिटरी जो होता है आपका, इसे हम इकोनॉमिक टेरिटरी बोलते हैं, प्रिसाइजली इन द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स दिस इज डिनोटेड एज इकोनॉमिक टेरिटरी। अब इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है? इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी, ये एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी होती है एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच persons, goods and capital circulate freely। सी, यहाँ पे एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट से मतलब है अगर वो आपकी गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्टर्ड है तो मतलब यू कैन फ्रीली मूव ओवर देयर, आप गुड्स एंड सर्विसेज को फ्रीली मूव कर सकते हो। बट इफ किसी और की गवर्नमेंट एडमिनिस्टर कर रही है, जैसे एम्बसीज, ठीक है, इंडियन एम्बसीज अगर वो जापान में भी होती हैं बट वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं, क्यों? क्योंकि वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी होती हैं विच आर एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, आवर गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ इसमें से कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है अबाउट इकोनॉमिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है। सो पहली चीज इकोनॉमिक टेरिटरी में इंक्लूड होती है हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, ऑल ऑफ देम, राइट। दूसरा, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ द कंट्री, यस, वाटर ऑल्सो काउंट्स अंडर ज्योग्राफिकल टेरिटरी, इसीलिए जो उसकी डेफिनेशन है उसमें ज्योग्राफी भी इंक्लूड की गई है।
राइट। दूसरा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, अगर हमारे कुछ एयरक्राफ्ट और शिप्स जिनमें विच आर ओन्ड बाय आवर रेजिडेंट, वो कहीं भी हो, वेर एवर अक्रॉस द वर्ल्ड, वो भी क्या होंगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी। तीसरी बात, हमारी फिशिंग वेसल्स, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, पेट्रोलियम निकालने के कई कई, मान लीजिए रिलायंस का कोई यूनिट किसी सी के पास है विच इज नॉट बिलोंगिंग टू इंडिया, तो वो भी क्या होगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, अगर वो रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री ओन कर रहे हैं। ठीक है, रिलायंस तो हमारा ही रेजिडेंट है, दे आर द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सो इफ रिलायंस इज ओनिंग दोज वेसल्स or those rigs which are located say in Red Sea or somewhere, चाहे वो इंटरनेशनल वाटर्स पे ही क्यों ना हो, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में कैलकुलेट होंगे। यहाँ से प्रोड्यूस होने वाली इनकम हम कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक है। चौथी और लास्ट बात, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, अगर ये अब्रॉड में लोकेटेड हैं बट ये हमारे हैं, जैसे इंडियन एम्बेसीज इन यूएस, इंडियन एम्बेसी इन जापान, ये सब हमारे होंगे, दे विल बी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। ऑलराइट, सो इसके कन्वर्जन में नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड, हाँ, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए आप डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कंफ्यूज नहीं करिएगा। while we will be while we will be dealing with calculations of national income, we will see expenditure and income and production, ये तीनों एक आइडेंटिटी होती है, तीनों आपस में इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी प्रोडक्शन है वो अल्टीमेटली तो फैक्टर इनकम में कन्वर्ट हो जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम इज आइडेंटिकल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम डोमेस्टिक इनकम में NFIA को ऐड कर देंगे तो हमें नेशनल इनकम मिलेगा, और प्रोडक्ट में जब हम सेम चीज ऐड कर देंगे तो हमें नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा। नाउ व्हाट इज दिस, ये कौन सी चिड़िया का नाम है, NFIA। NFIA इज नथिंग बट, जब हम अपनी फैक्टर इनकम विच आर अर्न्ड बाय आवर रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ऐड करते हैं और उसमें से माइनस करते हैं वो फैक्टर इनकम जो नॉन रेजिडेंट्स कमाए होते हैं हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, उसको जब हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें NIFA मिलेगा। देखो, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मान लो सऊदी अरब में, ठीक है, आपकी कॉफी शॉप है, आप वहां पे कॉफी बेच रहे हो, नो 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 नो, लेट्स टेक इट द अदर वे। अ सिंपल एग्जांपल, अगर अरब में आपका कोई फ्रेंड काम करने गया है तो वहां से वो रेन्यूमरेशन भेजता है, ठीक है, रेमिटेंस जिसको हम बोलते हैं, तो वो एक तरह की फैक्टर इनकम है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, अगर इंडिया में अरब का कोई आदमी काम कर रहा है, ये नॉर्मल नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, तो इसकी इनकम को हम माइनस करेंगे, तब जाके हमें नेशनल इनकम पता चलेगी। ऑलराइट, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे एग्रीगेट्स। So now we have understood about national income. We have to understand about aggregates. There are 8 different types of aggregates in our national income. So basically हमें एक छोटा सा डायग्राम याद रखना है, इससे आपको क्लियरली याद रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में फाइनली पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट एग्रीगेट्स, ठीक है। ये 3 आपको डैशेस याद रखने हैं, एक्चुअली 4 ऑफ देम, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब एक कोई भी बेसिक चीज लिख लीजिए, GDP।
प्रोडक्ट तो हमेशा सेम रहता है, तो P इज ऑलवेज सिमिलर। जी में क्या क्या दो बातें हो सकती हैं, या तो ग्रॉस होगा या तो व्हाट इज द अदर वन, या तो ग्रॉस होगा या तो नेट होगा। अब क्योंकि हम समझदार बच्चे हैं, हमें पहले से ही मालूम है कि ग्रॉस और नेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो इसीलिए मैंने इतना टाइम लेके छोटी छोटी बातों को बहुत डिटेल में समझाया था। दूसरे डैश में दो बातें हो सकती हैं, या तो डोमेस्टिक होगा या फिर नेशनल होगा, राइट। यहाँ पे ये दो बातें होंगी। फाइनली इस ब्रैकेट में दो चीजें आएंगी अगेन, फैक्टर कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस। सो इसी को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हमें 8 तरह के अलग अलग एग्रीगेट्स मिल जाते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, अपने लिए 3 डैशेस और एक नीचे छोटा डैश। पहले डैश में आएगा या तो वो ग्रॉस होगा या तो वो नेट होगा। दूसरा डैश या तो वो डोमेस्टिक होगा या तो वो नेशनल होगा, और प्रोडक्ट तो हमेशा सेम ही रहता है। नीचे वाले छोटे डैश में या तो हम फैक्टर कॉस्ट से कैलकुलेट करेंगे हमारी नेशनल इनकम, या फिर हम मार्केट प्राइस से कैलकुलेट करेंगे हमारी नेशनल इनकम। सो आई एम होपिंग आप इतना ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हमारे सारे एग्रीगेट्स डिटेल में पढ़ेंगे।